ठीक है। तो एस्ट्रोसैट पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें समझना होगा ये है क्या। इसको एक्चुअली इसरो ने लॉन्च किया था 2015 में। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, PSLV C30 लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि हाई एनर्जी प्रोसेस को इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम में, और डिटेक्ट करना है ट्रांजिएंट एक्सरे सोर्स, स्टडी द स्टार बर्थ और रीजन का। इंडिया का पहला ये डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, ये बेसिकली क्या एक तरीके से स्टडी करेगा, तो एक्सरे को करेगा स्टडी, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बॉन्ड को एक तरीके से क्या करेगा, स्टडी करेगा। किसको करेगा, एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी, इनके जो भी स्पेक्ट्रल बॉन्ड है, ठीक है, उसको ये स्टडी करेगा। इसके 5 पेलोड हैं मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन के लिए। ट्रिस्ना इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन। तृष्णा बेसिकली क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, ये एक मिशन है, ठीक है, किसमें, इसरो और CNES क्या है, फ्रेंच स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तृष्णा मिशन इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, एनर्जी का मॉनिटर इन्हें करना है, वाटर बजट फॉर द कॉन्टिनेंटल बायोस्फीयर, ठीक है, जो कि हमारा टेरेस्ट्रियल वाटर स्ट्रेस और वाटर यूज़ एंड हाई रेजोल्यूशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड डायनामिक्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से क्या करना है, मॉनिटर करना है, किसका, एनर्जी और वाटर से रिलेटेड। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको एक तरीके से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक तरीके से इसको ऑपरेट किया जाएगा। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट होता है जहाँ पे सैटेलाइट सिंक्रोनाइज्ड होती है सेम पोजीशन में, जिसमें हमारा क्या होता है, जो सन का पोजीशन है उसी के रिलेटिव में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा एक ऑर्बिट है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, मान लो अर्थ है, ठीक है, और अर्थ ये ऑर्बिट है, यहाँ पे हमने सैटेलाइट रख दिया। तो अब अर्थ के रेस्पेक्ट में जो सन, जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, तो जिस इसके अर्थ के पोजीशन में जो सन की पोजीशन होगी, उसी पोजीशन में हमने क्या रखा हुआ है, तृष्णा को रखा हुआ है। ठीक है, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब कि उस ऑर्बिट में जिसमें कि एक तरीके से अर्थ जो है सन के अराउंड एक तरीके से रोटेट कर रही है, वैसे ही, या रिवॉल्व कर रही है, वैसे ही सेम ऑर्बिट में तृष्णा को हम रखेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट स्टडी प्रोग्राम, नाइसिस प्रोग्राम। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इंडियन रिसर्चर ने एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए एक प्रोग्राम इनवाइट किया हुआ है। ये कब आया था, हमारा 2012 में आया था। इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, ठीक है, कुछ मिनिस्ट्री के साथ एक तरीके से मिलकर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उस पर इन्होंने एक तरीके से क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि लॉन्ग टर्म एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स को एक तरीके से क्या करना है, जनरेट करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन उससे मिल रही है उसको डिसेमिनेट करना है इनको। ठीक है, स्पेस रिलेटेड फेनोमेनन के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, रिसर्चर को ये पता चला है कि यूनिवर्स जो है 68.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एक तरीके से क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, मतलब एक सेकंड में यूनिवर्स कितना बढ़ रहा है, 68.5 प्लस माइनस 0.6 किलोमीटर के रेट से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक लार्जेस्ट 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स का एक तरीके से क्रिएट किया है, और उससे ये देख रहे हैं कैसे ये बढ़ रहा है। ठीक है, DESI क्या है, DESI एक USA में लोकेटेड है, ठीक है, जो मेज़र करता है डार्क एनर्जी एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को। अगर थ्योरी के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी थ्योरी है, तो बिग बैंग मॉडल है हमारा, एक लैम्डा CDM है। ठीक है, बिग बैंग मॉडल बेसिकली वही है कि यूनिवर्स जो है ओरिजिनेट हुआ है एक्सट्रीमली हॉट और डेंस सिंगुलैरिटी से, ठीक है, जो कि 13.8 बिलियन ईयर एगो की बात है। इट इज़ द ओनली मॉडल दैट कैन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंट ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या होता है, एक कूल रेमिनेंट ऑफ द फर्स्ट लाइट दैट कुड एवर ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या है, जो पहली लाइट एक तरीके से ये बिग बैंग एक्सप्लोजन से निकली हुई थी, जो यूनिवर्स के थ्रू ट्रेवल कर रही है, तो उसी के एग्जिस्टेंट को एक तरीके से ये मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, बिग बैंग मॉडल। लैम्डा CDM मॉडल, CDM बेसिकली क्या है, कोल्ड डार्क मैटर मॉडल है। ये इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मैटर और डार्क एनर्जी एक तरीके से जो दोनों हैं, ठीक है,
ये एक तरीके से क्या करता है, ये शेप बनाते हैं मैटर और डार्क एनर्जी की यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, एक तरफ हमारा क्या जाएगा, डार्क एनर्जी जाएगी और एक तरफ क्या जाएगा, मैटर जाएगा। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक तरीके से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या करेंगे, डार्क एंड मैटर एंड डार्क मैटर स्लो द एक्सपेंशन डाउन वाइल द डार्क एनर्जी स्पीड अप। ठीक है, जो डार्क एनर्जी होती है वो स्पीड करती है। ठीक है, अगर हम मैटर एंड डार्क मैटर के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, स्लो करता है किसको, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को। और मैटर एंड अगर डार्क एनर्जी के बारे में बात करते हैं, एनर्जी, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, इसको किसको, हबल कांस्टेंट से एक तरीके से एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इसमें हम मेजर करते हैं। डार्क एनर्जी के बारे में एक तरीके से बात करते हैं तो 68% ऑफ द यूनिवर्स है। डार्क मैटर एक तरीके से क्या है, एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना ऑफ द मैटर है। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या बोलते हैं कि जिसको कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते बट उसका एग्जिस्टेंस एक तरीके से इन्फर्ड किया जा सकता है उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से। ठीक है, ऑन विजिबल मैटर, ग्रेविटेशनल इफेक्ट किस पे, विजिबल मैटर। और जो भी रेडिएशन एक तरीके से यूनिवर्स से आ रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का पता कर सकते हैं। तो ये 27% है। ठीक है, तो 68 27 एक तरीके से कितना हो गया 95% हो गया। नॉर्मल मैटर क्या है, 5% ऑफ द यूनिवर्स नॉर्मल मैटर से बना हुआ है, जिसमें कि अर्थ, सन और अदर स्टार गैलेक्सी एक तरीके से आते हैं। हबल कांस्टेंट के बारे में बात करें तो 1929 में एडविन हबल ने पहला मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था यूनिवर्स के एक्सपेंशन का। हबल कांस्टेंट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं कि उसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, और किससे करते हैं, कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर एक तरीके से एक टेक्निक है। ठीक है, एक टेक्निक ये यूज़ करती है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज एंड फर्दर अवे वेरी फ्रॉम द अर्थ, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट उससे रिलेट करते हैं। तो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है, जो वेवलेंथ आती है तो वो कितना तुम्हारा रेड शिफ्ट कर रही है एक नॉर्मल पोजीशन से और कितना तुम्हारा ब्लू शिफ्ट कर रही है नॉर्मल पोजीशन से, वहाँ से एक तरीके से हम लोग पता करते हैं। तो ये क्या है, देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, ठीक है, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नोन एट द रेड शिफ्ट। ठीक है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, यहाँ पे था, फिर कुछ टाइम बाद अगर उसका एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो देखते हैं कि वो किसी एक नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा दूर चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट बोलेंगे। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड अस, मान लो हम यहाँ पे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आफ्टर सम टाइम बाद उसका ऑब्जर्वेशन लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। हबल टेंशन एक तरीके से एक और टर्म है, ये रिलेट करता है किससे, रेफर करता है डिस्क्रिपेंसी ऑफ द टू इक्वली वैलिड मेथड टू मेजर हाउ फास्ट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स कितनी फास्ट तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। सोलर स्टॉर्म के बारे में बात करें तो इसको हम लोग जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं। अर्थ ने विटनेस किया हुआ G5 लेवल सोलर स्टॉर्म। ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द 2 डिकेड एंड पॉसिबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्प्ले ऑफ द अरोरा इन द पास्ट 500 ईयर। ठीक है, तो सोलर स्टॉर्म के बारे में एक तरीके से बात करते हैं। तो ये क्या है, G5 लेवल ऑफ द सोलर स्टॉर्म है। सोलर स्टॉर्म बेसिकली क्या होता है कि एक मैसिव बर्स्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से जो एक मैसिव एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर स्टॉर्म निकलते हैं। ये कब होता है, व्हेन लार्ज इरप्शन ऑफ द सन सरफेस, सन सरफेस बहुत ज़्यादा इरप्शन होता है जिसमें कि सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इंजेक्शन एक्सेलरेट करते हैं चार्ज पार्टिकल का, जो कि बहुत ही हाई स्पीड का होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा जीवन, इसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, जीवन और G5। जीवन क्या है, माइनर सोलर फ्लेयर है, G5 क्या है, एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर है। तो अभी क्या विटनेस किया हुआ है अर्थ ने, G5 लेवल ऑफ द सोलर स्टॉर्म एक तरीके से विटनेस किया हुआ, जो मतलब कि एक्सट्रीम हाई है, हाई स्पीड सोलर विंड ब्रिंग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ठीक है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म एक तरीके से इसमें से आता है। और अगर हम बात करते हैं, दिस रिजल्ट ऑफ द सन इंटरिंग अ पीरियड ऑफ पीक एक्टिविटी, जिसको कि हम लोग सोलर मैक्सिमम बोलते हैं। सोलर फ्लेयर के बारे में बात करते हैं तो इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन है, जबकि कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है, ह्यूज क्लाउड ऑफ प्लाज्मा है जो कि हॉट एंड आयोनाइज्ड गैस होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो कि सन से एक तरीके से सन से इजेक्ट होते हैं, जहाँ पे कुछ सन स्पॉट होते हैं वहाँ से एक तरीके से इजेक्ट होते हैं। ठीक है, सन पे कुछ सन स्पॉट होते हैं तो वहीं से इजेक्ट होते हैं। सोलर फ्लेयर बेसिकली क्या है, रेडिएशन है, जबकि कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है, क्लाउड ऑफ द प्लाज्मा है। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये मिलियंस माइल पर आवर के हिसाब से ये ट्रेवल कर सकते हैं और आवर प्लैनेट से इंटरेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अब हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड से ये इंटरेक्ट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये कॉज करते हैं।
सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर और कॉज्ड बाय द मल्टीपल इरप्शन अक्रॉस द सन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल सन मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अगर बहुत ज़्यादा इरप्शन हो गया तो वहाँ से क्या निकलता है, सिंपैथिक सोलर फ्लेयर निकलते हैं। सन एक्टिविटी साइकिल, सन एक्टिविटी साइकिल के बारे में बात करते हैं कि सन एक किसी एक साइकिल ऑफ एक्टिविटी के थ्रू जाता है। ठीक है, मतलब उसमें होते हैं जिसमें कि किसी में हाई एक्टिविटी होती है, किसी में लो पीरियड होती है। ठीक है, लो एक्टिविटी होती है मतलब कि लॉन्ग टाइम के साथ। तो ये साइकिल एक तरीके से कितने 11 साल के लिए 11 ईयर्स के लिए क्या होता है, एक तरीके से ये साइकिल चलती है। मतलब एक बार क्या होगा, हाई एक्टिविटी होगी, एक बार क्या होगा, लो एक्टिविटी होगी 11 साल तक। ठीक है, ड्यूरिंग द पीक ऑफ द साइकिल हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर मैक्सिमम बोलते हैं, जिसमें कि सोलर स्टॉर्म ये सब चीज़ें आती हैं, और इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ सन स्पॉट। ठीक है, कूलर रीजन ऑफ द सन सरफेस। तो सन का कूलर सरफेस एक तरीके से क्या हो जाता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द सन्स मैग्नेटिक फील्ड आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड ट्विस्टेड ड्यूरिंग द फेज, लीडिंग टू मोर इरप्शन एंड इजेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे, एक तरीके से वहाँ की एनर्जी गई तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा कूल स्पॉट बन जाएगा, जिसको कि सन स्पॉट बोलते हैं, कूलर रीजन ऑफ द सन सरफेस। रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो ग्रैन्यूल एंड सुपर ग्रैन्यूल है, ग्रैन्यूल और सुपर ग्रैन्यूल है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। जैसे एनर्जी सन के कोर से एक तरीके से जनरेट होती है। ठीक है, वो कन्वेक्टिव फ्लूड फ्लो के कारण क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द कन्वेक्शन जोन्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सन का 30% है। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी कन्वेक्शन के थ्रू, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी एक मीडियम के थ्रू जो ट्रांसफ़र होती है उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, दीज कन्वेक्शन मेथड आर विजिबल एट द सरफेस, जो सरफेस पे विजिबल है उसको हम लोग ग्रैन्यूल बोलते हैं, जो कि 1000 किलोमीटर के क्रॉस होती है। और सुपर ग्रैन्यूल क्या होते हैं, एक तरीके से जो 35,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स होते हैं सेलुलर फीचर। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, मतलब छोटा हुआ तो ग्रैन्यूल, बड़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, सुपर ग्रैन्यूल हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, जो अर्थ एनर्जी जनरेट कर रही है सन कोर से, वो एनर्जी कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहे हैं, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, the features are these feature are the top of the convection cell where the hot fluids rise from interior and spread across the surface and cool then sink inward। अरोरा के बारे में बात करते हैं तो ये मल्टी कलर्ड light appear in the upper atmosphere over the polar region and are visible from the location in the middle and high latitude। ठीक है, मल्टी कलर लाइट होते हैं जो कि अपर एटमॉस्फेयर में एक तरीके से अपीयर होते हैं, जैसे कि आयनोस्फेयर में, कहाँ पे, पोलर रीजन में। और ये विजिबल होते हैं कहाँ से, मिडिल और हाई लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ को। जैसे यहाँ मिडिल और हाई लैटिट्यूड ऑफ अर्थ पे यहाँ पे हमें क्या दिखता है, मल्टी कलर, ये जो आयनोस्फेयर है, मल्टी कलर लाइट यहाँ पे अपीयर होता है अपर एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, कहाँ से देखते हैं हम लोग, मिडिल और हाई लैटिट्यूड से एक तरीके से देखते हैं। अरोरा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा बोलेरिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस साउदर्न स्फीयर में बोलते हैं। देखो देखो यहाँ पे है, अगर ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो वो क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, साउदर्न स्फीयर में। और नॉर्दर्न में क्या बोलेंगे, बोरेलिस। कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये अरोरा कैसे बनता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसके एक तरीके से क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, किसकी, इस सोलर फ्लेयर की एक तरीके से इंटरेक्शन होती है, जिससे कि अरोरा बनता है। स्पेस डिब्रीज के बारे में बात करते हैं तो इसरो ने रिलीज़ किया हुआ है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023, जिसको कि इसरो सिस्टम फॉर द सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट ने कंपाइल किया हुआ है। इस रिपोर्ट में इन्होंने हाईलाइट किया है 5 मेजर ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट इन द 2023, जो कि रिजल्ट कर रहा है नेट एडिशन फ्रेगमेंटेड ऑब्जेक्ट इन द स्पेस डेब्री पॉपुलेशन। तो इन्होंने बेसिकली ये किया हुआ है कि एक तरीके से क्या हुआ है, 5 मेजर ऑर्बिट में जो ब्रेक इवेंट हुए हैं 2023 में, तो इन्होंने बोला है कि जो स्पेस डेबरीज है, ठीक है, वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और ये जो है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये बेसिकली क्या करता है, सेफ गार्ड करता है इसरो के स्पेस एसेट को और इम्प्रूव करता है कंप्लायंस विद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गाइडलाइन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को, कहाँ पे, आउटर स्पेस में। स्पेस डेब्री के बारे में बात करते हैं तो वही नॉन फंक्शनल आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो फ्रैगमेंट या एलिमेंट में होते हैं, स्पेस में फैले हुए होते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी री एंटर हो सकते हैं। ये डेब्रीज के कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम डेब्रीज कंसंट्रेशन कैन बी एट द एल्टीट्यूड ऑफ 800 से 1000 किलोमीटर पे, यहाँ पे मैक्सिमम एक तरीके से क्या होता है, डेब्रीज होते हैं, और नियरली 1400 किलोमीटर। तो
इसके बीच में होते हैं। 800 से लेके 1400 किलोमीटर के बीच में ये डेब्रीज हमारे एक तरीके से फैले हुए हैं। कैसे ओरिजिन होती है? तो इनका ओरिजिन वही होता है कि नॉन ऑर्बिट ब्रेकअप एज वेल एज द नॉन ऑर्बिट कोलिजन। ठीक है, तो नॉन ऑर्बिट ब्रेकअप मतलब कि ऑर्बिट से पहले ही जाके उनका ब्रेकअप हो गया, तो वो इधर ही रुके हुए हैं, डेब्रीज में रुके हुए हैं। कैसे? डिफंक्ट सैटेलाइट या फिर मिशन इक्विपमेंट या फिर स्पेंट रॉकेट स्टेज, ये सब उसी में एक तरीके से डेब्रीज एक तरीके से क्या होते हैं, स्पेस में ट्रेवल करते रहते हैं। केसलर सिंड्रोम एक तरीके से एक टर्म आता है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। केसलर सिंड्रोम होता क्या है? केसलर सिंड्रोम बेसिकली क्या है? एक फेनोमेना है। केसलर सिंड्रोम क्या है? बेसिकली एक फेनोमेना है जो एक तरीके से क्या डिसाइड करता है, हमारा डिसाइड करता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट ग्रो एंड लीड टू द कोलिजन। ठीक है, जो मतलब ये जो स्पेस डेब्रीज हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इनकी डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर ये आपस में कोलिजन करेंगे। एक तो कोलिजन करेंगे, कोलिजन करते करते एक चेन रिएक्शन बना लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा स्पेस डेब्रीज होगी और ज़्यादा कोलिजन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केसलर सिंड्रोम बोलते हैं। केसलर सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया कि डेब्रीज हैं, अगर वो आपस में लड़ गए तो और टूटेंगे, और टूटेंगे तो फिर ये जो टूटे टूटे पार्टिकल्स हैं ये और ज़्यादा लोगों से कोलाइज करेंगे, तो ये एक तरीके से चेन रिएक्शन बन जाएगा। इनिशिएटिव ऑफ द मिटिगेशन स्पेस डेब्रीज, कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया? ग्लोबल इनिशिएटिव एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ठीक है, इनमें क्या है? ग्लोबली क्या है? तो इंटर एजेंसी डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ठीक है, यूएन स्पेस डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइन है और जीरो डेब्रीज चार्टर है। ठीक है, जो 12 कंट्री ने साइन किया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस ने। इंडिया का इनिशिएटिव है डेब्री फ्री स्पेस मिशन 2030, SSAC स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर। ठीक है, और एक नेत्र है। नेत्र क्या है? प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है? प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। प्लानिटरी डिफेंस के बारे में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। प्लानिटरी डिफेंस बेसिकली क्या होती है? मतलब कि एक तरीके से इसमें हमको क्या करना है, एफोर्ट और स्ट्रेटजी बनानी है, जिससे कि हमारा जो अर्थ का पोटेंशियल एक तरीके से जो नियर अर्थ ऑर्बिट है, जिसमें कि एस्टेरॉइड और कॉमेट्स आते हैं, वहाँ पे हमको क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो स्ट्रेटजी और एफोर्ट एक तरीके से हमारा यहाँ पे काम करता है। तो एफोर्ट एंड स्ट्रेटजी एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम पोटेंशियल इम्पैक्ट बाई NEO सच एज एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स। ठीक है, तो यही है। इट इन्वॉल्व मल्टीपल स्ट्रेटजी, जिसमें कि डिटेक्शन करना है, ट्रैकिंग करना है, जो इम्पैक्ट हो रहा है उसका असेसमेंट करना है, और डिफ्लेक्शन करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको डिफ्लेक्ट कर देना है। एक इंटरनेशनल वर्कशॉप एक तरीके से एस्टेरॉइड 2024 में इसरो ने ये बोला कि लुकिंग टू स्टडी एस्टेरॉइड एफोफिस व्हेन इट इज़ 32,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन 2029। तो 2029 में अर्थ से एक एस्टेरॉइड आएगा जो कि 32,000 किलोमीटर तक दूर होगा, तो वहाँ पे जाके इसकी स्टडी कर रही हैं और एक प्लानिटरी डिफेंस एफोर्ट एक तरीके से बनाना है। अगर एस्टेरॉइड एफोफिस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 2004 में डिस्कवर किया गया था नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के तरीके से। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया गया एज वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस एस्टेरॉइड एंड कुड इम्पैक्ट द अर्थ। देयर आर बिलियंस ऑफ कॉमेट एस्टेरॉइड इन आवर सोलर सिस्टम, द वास्ट मेजॉरिटी नेवर अर्थ में अप्रोच नहीं करते हैं। जब कोई भी कॉमेट या एस्टेरॉइड का ऑर्बिट अर्थ के क्लोज आता है तो इसको नियर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो रडार ऑब्जर्वेशन कैंपेन मार्च 2021 में जो चलाया गया था, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, कंबाइन करता है प्रिसाइज ऑर्बिट एनालिसिस और अलाउ करता है एस्ट्रोनॉमर को कंक्लूड करने के लिए कि देयर इज़ नो रिस्क ऑफ एफोफिस इम्पैक्ट ऑन आवर प्लैनेट सिस्टम फॉर एटलीस्ट अ सेंचुरी। ग्लोबल पार्टनरशिप डिफेंस एफोर्ट क्या क्या है? तो नासा का एक तरीके से डार्ट मिशन है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, एस्ट्रॉइड डिफ्लेक्शन के लिए एक तरीके से मिशन को डेडिकेट किया गया है। ओरिसिस अफोफिस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ओरिसिस एपेक्स नासा का मिशन है टू सेंड स्टडी टू एपोफिस पे। रैपिड एफोफिस मिशन फॉर स्पेस स्टडी रैमसेस बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क है। ठीक है, NEO कोऑर्डिनेटेड बाय ESA। ठीक है, ESA इसको कोऑर्डिनेट करती है, किसको, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को। कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ पे है? एक तरीके से यूरोपियन स्पेस एजेंसी में है। की मिशन इन द न्यूज़, कौन कौन सा मिशन है? तो जूनो मिशन है। जूनो मिशन बेसिकली क्या है, एक तरीके से नासा ने एक तरीके से किया है, जुपिटर पे इन्होंने भेजा हुआ है कि जुपिटर का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जाके एक तरीके से जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड और सॉलिड प्लानेटरी कोर के बारे में एक तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड प्लानेटरी कोर को ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। पेस मिशन भी किसने किया और नासा ने किया हुआ है।
प्लैंकटन, एरोसेल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम, प्लेट्स मिशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ द ओशन एटमॉस्फेयर एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ये रिलेटेड बात करेंगे। पेस का मतलब क्या हो गया एक तरीके से, प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम, इन चारों को एक तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ओशन और एटमॉस्फेयर कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एंड ये रिवील करेंगे कि हाउ एरोसेल माइट फ्यूल टू प्लाई फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ इन द सरफेस ओशन, ठीक है, ये भी है। मैवन मिशन, मैवन मिशन क्या है, ये भी नासा का है। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन मिशन, ठीक है, ये तो मार्स से रिलेटेड है, नासा का ये पहला मिशन होगा जो डिवोटेड होगा कि किसको, कि मार्शियन के अपर एटमॉस्फेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये भी किसने बनाया है, नासा ने बनाया हुआ है। ड्रैगन फ्लाई मिशन किसने बनाया हुआ है, नासा ने बनाया हुआ है। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक्सप्लोर करता है एक तरीके से, aim to explore the chemistry and habitability of the multiple surface site covering a large area of the Titan, Saturn, Moon. It will help in investigating Titan hospitality. It is the fourth mission of NASA New Frontier program. The other three are New Horizon, Juno, Orisis Rex, also Orisis Apex. ठीक है, तो नासा, तो अभी तक नासा ही चल रहा है। यूरोपा क्लिपर, ये बेसिकली क्या है, ये डिटरमिन करेगा वेदर यूरोपा, यूरोपा मतलब कि जो जुपिटर का मून है, ठीक है, वहाँ पे एक तरीके से लाइफ का सपोर्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा हैज़ एवर बीन डेवलप्ड फॉर अ प्लानिटरी मिशन। दिस मिशन इज डेडिकेशन द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन ऑफ नासा टू स्टडी ओशन बियॉन्ड द अर्थ। अर्थ केयर मिशन, अर्थ केयर मिशन बेसिकली क्या है, एक तरीके से यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान का जो एजेंसी है जाक्सा, इन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि अर्थ का जो क्लाउड एरोसेल है और रेडिएशन एक्सप्लोरर है मिशन है, ये एम टू प्रोवाइड करता है होलिस्टिक व्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द क्लाउड एरोसोल और रेडिएशन में। राइज मिशन, राइज मिशन बेसिकली क्या है, एक तरीके से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने राइज रिमूव डेब्रीज इन द ओशन सर्विसिंग मिशन इज़ द फर्स्ट इन ऑर्बिट सर्विस मिशन ऑफ द ईएसए, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, ठीक है, जिसको कि हमको क्या करना है, रिफ्यूल करना है, रिफर्बिश करना है और ऑर्बिट को एक तरीके से एसेंबल करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये बेसिकली कहाँ पे आएगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो भी है उनको उनके डॉक और कंट्रोल से रिलेटेड होगा, ठीक है। टेलीस्कोप इन द न्यूज़, कौन कौन सा टेलीस्कोप हमारे न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड ये बातें हैं, जैसे मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मेस के बारे में बात करिए तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इनॉग्रेट किया हुआ है एक तरीके से मेस एक्सपेरिमेंट, कहाँ पे, हैनले लद्दाख में, ठीक है। ये तो लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप इन एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। CTA एरे एक तरीके से क्या है, CTA मतलब कि चेरेनकोव टेलीस्कोप एरे कंसिस्टिंग ऑफ टू एरे ऑफ लोकेटेड इन स्पेन एंड चिले रिस्पेक्टिवली विल बी द लार्जेस्ट चेरेनकोव टेलीस्कोप वर्ल्ड में है। कहाँ पे लोकेटेड है, 4300 मीटर ऊपर लोकेटेड है, एक तरीके से हाई एनर्जी गामा रेडिएशन को ऑब्जर्व ये करता है, ठीक है। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसको किसने बिल्ड किया है, तो भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर ने विद द सपोर्ट फ्रॉम अदर पार्टनर्स एक तरीके से इसको बिल्ड किया है। स्क्वायर किलोमीटर एरे, स्क्वायर किलोमीटर एरे बेसिकली क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया है और बिकम पार्शियली फंक्शनल, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में बात करते हैं। एम एट बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, दुनिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप एक तरीके से ये है, ये इवेंचुअली ओवर स्क्वायर किलोमीटर के थ्रू फैला हुआ है, कलेक्ट वहाँ से एरिया को एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ऑफ कलेक्टिंग एरियाज, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वन ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ऑपरेटिंग टू लार्ज टेलीस्कोप, एक साउथ अफ्रीका में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करते हैं, यूनिवर्स के बर्थ को एक तरीके से पता अंडरस्टैंड करते हैं और गैलेक्सी डार्क मैटर और कॉस्मिक मैग्नेटिज्म को एक तरीके से ये अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिया ने SKA स्क्वायर किलोमीटर एरे को कब ज्वाइन किया था, 2012 में ज्वाइन किया था एज एन एसोसिएट मेंबर। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी TAO प्रोजेक्ट, ये बेसिकली क्या है, TAO टेलीस्कोप साइट कंप्लीशन सेरेमनी हेल्ड इन सैंटियागो चिले। TAO प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, द प्रोजेक्ट एम टू कंस्ट्रक्ट द ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप एट द समिट ऑफ द स्केरो चंजनेटर इन द आटाकामा डेजर्ट ऑफ द चिले। इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल साइट है। इसका जो रीज़न है, हाई एल्टीट्यूड थिन एटमॉस्फेयर और पेरेनियली एरिड क्लाइमेट, जो इसको पॉसिबल करता है कि आपको ऑब्जर्व करना है इंटायर रेंज नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ को। की कंसेप्ट या टर्म इन द न्यूज़, जैसे ब्राउन डॉर्फ है, ब्राउन डॉर्फ क्या होता है, जेम्स
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक तरीके से क्या है, ऑब्जर्वेशन है जो यूज्ड किया गया है मैप करने के लिए वेदर ऑन पेयर ऑफ ब्राउन ड्वार्फ स्टार। ठीक है, ये क्या है, लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। कौन सा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लार्ज इंफ्रारेड स्कोप है, टेलीस्कोप है एक तरीके से। ये क्या करता है, इंटरनेशनल कोलेबरेशन जिसमें कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। अगर ब्राउन ड्वार्फ के बारे में बात करें तो साइज बिटवीन अ जायंट प्लैनेट लाइक जुपिटर और एक स्मॉल स्टार, तो इसी को हम लोग ब्राउन ड्वार्फ बोलते हैं। इनके पास एनफ मास नहीं होता है फॉर्म टू फ्यूज द नॉर्मल हाइड्रोजन लाइक रेगुलर स्टार, दस नॉट एबल टू अटेंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, फील्ड स्टार भी बोलते हैं। वाइट ड्वार्फ स्टार की बेसिकली क्या होता है, द फर्स्ट रॉकी प्लैनेट हैव बीन स्पॉटेड ऑर्बिटिंग बर्न आउट स्टार इज नोन एज द वाइट ड्वार्फ। अगर वाइट ड्वार्फ स्टार के बारे में बात करें तो इट इज़ अ स्टेलर कोर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डाइंग स्टार हैज़ एग्जॉस्टेड इट्स न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे कि कोई एक कोई एक स्टार है जो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो उसने अपने न्यूक्लियर फ्यूल को एग्जॉस्ट कर दिया है, तो जो भी उसके पास कोर बचा हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वाइट ड्वार्फ स्टार बोलते हैं। जो कि कहाँ से निकल रहा है, आउटर लेयर टू फॉर्म द प्लेनेटरी नेब्यूला। Compared to the dwarf star, giant star have regular rate of nuclear reaction. Therefore, the latter have shorter lifespan compared to the dwarf star. इसका बेसिकली मतलब ये है कि जैसे दो, मान लो एक तरीके से एक एक जायंट स्टार है, एक ड्वार्फ स्टार है, तो एक तरीके से क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है जायंट स्टार में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा तेज़ी से न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, तो उसकी लाइफ क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी एक तरीके से उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। तो एक तरीके से क्या होगा, उनका जो एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, एक तरीके से वो बहुत ही तेज़ी से होगा। जबकि ड्वार्फ में अगर धीमे से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, मतलब स्लो रेट से हो रहा है, तो वो ज़्यादा टाइम तक जिएगा। अगर चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बात करते हैं तो 1.44 टाइम ऑफ द मास ऑफ द सन is the maximum mass theoretically possible for the stable white star. A star that in the nuclear burning lifetime with a mass greater than Chandrasekhar limit must either be a neutron star या ब्लैक होल। ठीक है, तो कोई एक ऐसा स्टार है जिसकी वैल्यू एक तरीके से चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है। मतलब क्या हो गया, जैसे सन के मास से अगर कोई भी क्या है, थ्योरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल कितना, 1.44 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन है। अगर इससे ज़्यादा किसी स्टार का वेट है, ठीक है, या किसी स्टार का एक तरीके से मास है, तो वो या तो न्यूट्रॉन स्टार होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार होगा, या क्या होगा, ब्लैक होल होगा। तो ये चीज़ है इसमें। और क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लंजिंग रीजन। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिजिक्स में एक तरीके से ये प्रोवाइड किया हुआ है कि पहला ऑब्जर्वेशनल प्रूफ ऑफ प्लम्बिंग रीजन एज पर आइंस्टीन थ्योरी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये प्लम्बिंग रीजन है क्या। ठीक है, ये प्लम्बिंग रीजन क्या है, एक एरिया है ब्लैक होल के अराउंड, ठीक है, जहाँ पे मैटर स्टॉप सर्कलिंग द ब्लैक होल इंस्टेड ऑफ फॉल स्ट्रेट इन इट। ठीक है, तो प्लंजिंग रीजन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो एक ब्लैक होल है, ठीक है, बहुत बड़ा सा ब्लैक होल है। अब क्या होता है, इसके अराउंड कुछ मैटर होते हैं जो रिवॉल्व होते हैं एक तरीके से, क्या बोलते हैं, इसके अराउंड ये एक तरीके से सर्किल में रिवॉल्व होते हैं। तो एक ऐसा रीज़न आता है, अगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो इसके अराउंड रिवॉल्व ना होकर डायरेक्ट वो ब्लैक होल उनको क्या कर लेता है, एक तरीके से अपने अंदर खींच लेता है, उसी में वो फॉल हो जाते हैं। ठीक है, इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में में प्रेडिक्ट किया गया था, जो ये स्टेट करता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर पार्टिकल टू सेफली फॉलो द सर्कुलर ऑर्बिट सफिशिएंट क्लोजली टू द ब्लैक होल। ठीक है, अगर ब्लैक होल के बहुत ही क्लोज रहेंगे तो ये क्लोजर ऑर्बिट नहीं फॉलो कर पाएंगे, ये कोई ना कोई एक ऐसा प्लेस आएगा जिसमें ये प्लंज हो जाएंगे, इसके अंदर जाके एक तरीके से स्ट्रेट फॉल हो जाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लम्बिंग रीजन बोलते हैं, प्लंजिंग रीजन बोलते हैं। प्लंजिंग रीजन का मतलब क्या हो गया, वो एक रीजन जहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मैटर है जो डायरेक्ट ब्लैक होल में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। प्लंजिंग रीजन एक्सर्ट सम स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स इन द गैलेक्सी। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रोजन एस्ट्रॉइड, ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड बेसिकली क्या है, तो इसका 2019 में एक तरीके से डिस्कवर किया गया था। फॉर सैटर्न एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी अलॉन्ग साइड द जायंट प्लैनेट जुपिटर, नेपच्यून एंड यूरेनस। ट्रोजन एस्ट्रॉइड जो है ये ऑक्यूपाई कर रहा है लार्ज लैग्रांज पॉइंट, यूजुअली L4 L5। L4 L5 बेसिकली क्या है, एक तरीके से ये स्टेबल पॉइंट है, ठीक है, प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड द सन। As they remain gravitationally stable in the long period, study them can provide a useful insight into the evolution of the solar system. मिशन लूसी के बारे में बात करते हैं तो ये पहला मिशन है जो एक्सप्लोर करता है जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड को।
सुपर ब्लू मून, ठीक है, ये एक तरीके से हर एक 10 साल में जो कि यूजुअली हैपन होता है, तो रिसेंटली ये हैपन हुआ। सुपर ब्लू मून बेसिकली क्या है, जहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ सुपर मून और ब्लू मून का जहाँ पे कन्वर्जेंस हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर ब्लू मून बोलते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं ये क्या है। ये है जैसे कि जैसे मान लो मून है, ठीक है, वो क्या होगा, नियर या तो होगा क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ द अर्थ, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं, ठीक है। कब होगा, कब होता है ये, जब वो क्या होता है, एकदम एक तरीके से फुल होता है मून, फुल मून होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं। अगर ब्लू मून के बारे में बात करें तो दो टाइप का होता है, एक मंथली ब्लू मून होता है, एक सीजनल ब्लू मून होता है। मंथली ब्लू मून बेसिकली क्या होता है कि जब फुल मून एक तरीके से क्या होता है, सीन ट्वाइस इन अ सिंगल मंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंथली ब्लू मून बोलते हैं। सीजनल ब्लू मून क्या होता है कि जब व्हेन देयर आर 4 फुल मून इन अ सिंगल सीजन इंस्टीड ऑफ यूजुअली 3, ठीक है, तो इसको हम लोग सीजनल ब्लू मून बोलते हैं। जैसे एक सीज़न में बोला जाता है कि यूजुअली 3 ब्लू मून हम देखते हैं, ब्लू मून देखते हैं, ठीक है। बट अगर 3 की जगह 4 दिखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीजनल ब्लू मून बोलेंगे। और एक महीने में 2 बार अगर फुल मून दिख गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ब्लू मून ही बोलेंगे, ठीक है, मंथली ब्लू मून। तो सुपर मून बेसिकली क्या होता है, वेन मून इज़ एट नियर या क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के क्लोजेस्ट है, ठीक है। जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ मून है, तो मून जो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होगा, मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे अर्थ में बहुत पास है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं। और अगर ये अपने फुल स्टेट में है, मतलब कि फुल मून यहाँ से हमें दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर मून बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये एक महीने में 2 बार दिख गया तो इसको क्या बोलेंगे, मंथली ब्लू मून। एक महीने में अगर और एक सीज़न में 4 बार दिख गया तो सीजनल ब्लू मून बोलेंगे। और क्या है कि सुपर ब्लू मून बेसिकली क्या होता है कि जब सुपर मून और ब्लू मून एक तरीके से दोनों कन्वर्ज हो जाए, मतलब कि एक तरीके से फुल मून भी हमें दिख रहा है पेरिजी पे, और मतलब कि 2 बार दिख जाए एक महीने में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से सुपर ब्लू मून बोलेंगे। RHUMI RUMI-1 एक तरीके से ये प्रोजेक्ट है, इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, जिसको कि हम लोग RUMI-1 लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च, इसको किसने डेवलप किया है, तो तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया, उन्होंने मार्टिन ग्रुप के साथ कोलेबरेट करके इसको लॉन्च एक डेवलप किया हुआ है, ठीक है। ये 3 क्यूब सैटेलाइट और 5 पिको सैटेलाइट को एक तरीके से क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। क्यूब सैटेलाइट बेसिकली क्या होते हैं, नैनो सैटेलाइट होते हैं, जिनका 1 से 10 किलो का ग्राम होता है। पिको सैटेलाइट 0.1 से 1 kg का होता है। फीचर इसमें हाइब्रिड रॉकेट इंजन है, जिसमें कि कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट है, जो कि एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, 100% पायरोटेक्निक फ्री, और 0% इसमें TNT होता है। रीयूजेबल रॉकेट के बारे में बात करते हैं, तो मतलब कि रीयूजेबल रॉकेट एक तरीके से क्या करता है, रिलीज़ करता है, क्या पेलोड को रिलीज़ करता है, ठीक है, लैंड बैक ऑन द अर्थ एंड कैन अगेन बी लॉन्च विथ न्यू पेलोड। बेनिफिट इसका क्या है, कॉस्ट सेविंग अप टू 65% चीपर, और रिड्यूस करता है स्पेस डिब्रीज को, और इंक्रीज़ करता है लॉन्च को फ्रिक्वेंटली। स्पेस बेस्ड सर्विलांस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, ये कम्बैट करता है हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया हुआ है 3rd फेज ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विलांस SBS-3 प्रोजेक्ट फॉर द बेटर लैंड एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। ये SBS-3 प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सक्सेसर अब SBS-1 है और SBS-2 का है, ठीक है। अगर कार्टोसैट 2A और रिसेट एरोज ये सब सेटेलाइट के बारे में बात करते हैं, तो ये जो लॉन्च हुआ है SBS-1 और SBS-2 के बीच में, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोसैट। SBS-3 में बेसिकली क्या है, 52 सैटेलाइट्स हैं एक तरीके से, जो लो अर्थ ऑर्बिट में है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है सर्विलांस के लिए, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3rd फेज ऑफ SBS-3 एक तरीके से प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। फेज ये बेसिकली है, स्पेस बेस्ड सर्विलांस है, ठीक है। तो एक तरीके से पहले क्या था, SBS-1 जो 2001 में आया था, SBS-2 2013 में आया था। तो ये जो 2001 से 2013 के बीच में कौन सा है, कार्टोसैट 2A, RISAT-2, इरोज-B, RISAT-2A, इन सब सेटेलाइट को लॉन्च किया गया था। SBS-3 में बेसिकली क्या होगा, 52 सेटेलाइट होंगी, लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होंगे। और क्या बात है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस्ड होगा, ठीक है।
The new satellite will be different orbit based on the artificial intelligence and will be able to interact with each other in the space together. Geo इंटेलिजेंस, जैसे कि मान लो एक सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितना होता है 36,581 या 486 ऐसे कुछ किलोमीटर होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली यूजुअली हम इसको 36,000 किलोमीटर पे लेते हैं. डिटेक्ट समथिंग एंड इट कैन रिक्वेस्ट अ क्लोजर लुक फ्रॉम द सैटेलाइट इन LEO, प्रोवाइड मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन एक तरीके से प्रोवाइड करता है. स्पेस बेस्ड सर्विलांस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या इन्वॉल्व करता है, यूज़ करता है सैटेलाइट और अदर स्पेस एसेट को, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में, और जो भी एक्टिविटी हो रही है हमारी स्पेस और अर्थ में. SBS सिस्टम यूजुअली प्राइमरली फॉर नेशनल सिक्योरिटी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों के बारे में होता है. US का मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन ओवरहेड परसिस्टेंट इंफ्रारेड सैटेलाइट, इन सब चीज़ों को उसने लॉन्च किया है. वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट. ठीक है, पोलारिस डाउन मिशन एक तरीके से क्या हो गया, पोलारिस डाउन मिशन एक तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हुआ है एट द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक. पोलारिस डाउन स्पेस का क्या है कि ट्रैवल किसने किया हुआ है, अर्थ का हायर रेडिएशन वाले रीजन में. ठीक है, जैसे कि साउथ अटलांटिक एनोमली या वैन एलन रेडिएशन बेल्ट. ठीक है, टू स्टडी द स्पेस रेडिएशन इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ. अब हम लोग समझते हैं कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट यूजुअली है क्या, जिसको कि 1958 में डिस्कवर किया गया था. एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वैन एलन. तो देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, हाई एनर्जी रेडिएशन को ट्रैप करता है. ठीक है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो भी सोलर स्टॉर्म से आते हैं, सोलर स्टॉर्म या सोलर विंड जो आता है उसको ये क्या करता है, यूजुअली बचाता है. कौन, अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है. जैसे मान लो अर्थ है, जैसे मान लिया ये अर्थ है, अर्थ का एक मैग्नेटोस्फीयर है, तो जैसे ये क्या होते हैं, ये ट्रैप करता है हायर एनर्जी रेडिएशन को, एक तरीके से पार्टिकल्स को ट्रैप कर देगा. और ये सोलर फ्लेयर एक तरीके से आ रही है, सोलर स्टॉर्म जो भी आ रहे हैं, जो कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी और पीपल को एक तरीके से डैमेज कर सकते हैं. तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, एक तरीके से मैग्नेटोस्फीयर है, वो क्या करता है, इनसे इसको बचाता है, इसको दूर कर देगा, रिपेल कर देगा. ठीक है, डीज ट्रैप पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल जो हाई रेडिएशन वाले पार्टिकल आ रहे हैं, ये एक तरीके से इनको ये ट्रैप कर ले रहा है. फॉर्म टू बेल्ट ऑफ द रेडिएशन, एक इनर बेल्ट ऑफ रेडिएशन बनता है, एक आउटर बेल्ट ऑफ रेडिएशन बनता है, जिनको कि क्या बोलते हैं, वैन एलन बेल्ट बोलते हैं, जो कि अर्थ को सराउंड करता है. इनर बेल्ट बेसिकली क्या होता है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कॉस्मिक रे विथ अर्थ एटमॉस्फेयर. और आउटर बेल्ट बेसिकली क्या होता है, मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन. ठीक है, तो इनर में बेसिकली क्या होगा, जो कॉस्मिक रे जो भी आ रही हैं उसका अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो वहाँ से हमारा इनर बेल्ट बनता है बेसिकली, जिसमें कि अर्थ से और ये जो कॉस्मिक रे है यहाँ इंटरेक्शन हो गया तो इनर बेल्ट बन गया. और आउटर बेल्ट बेसिकली क्या होता है, ये जो बिलियंस ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स एक तरीके से आते हैं, जो सन से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे आते हैं, हायर एनर्जी पार्टिकल, जिसको कि ये मैग्नेटोस्फीयर ट्रैप करता है, ये एक आउटर लेयर बनाती हैं. Astronaut or spacecraft must fly through the Van Allen belt, reach the outer space. So it is important to fly through the region quickly. ठीक है, इस रीजन से इनको क्विकली एक तरीके से बाहर जाना है, जिससे क्या होगा कि जो रेडिएशन है वहाँ के एक्सपोजर ना हो. साउथ अटलांटिक एनोमली के बारे में बात करें तो ये एक ज्योग्राफिकल रीजन है, कहाँ पे, साउथ अटलांटिक ओशियन में, जहाँ पे कि इनर वॉल रेडिएशन बेल्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड डाउन पार्टिकल क्लोज टू अर्थ, मतलब कि अर्थ तक एक तरीके से ये पार्टिकल पहुंच चुके हैं. पहले क्या होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे ये एक्चुअली क्या होता था, ये जो अर्थ के स्फीयर से और हाई एनर्जी पार्टिकल ये आपस में रिएक्शन करके इनर बेल्ट बनाते थे, और ये बाहर से जो रेडिएशन आ रहा है ये आउटर बेल्ट बना रहा है. बट क्या हो रहा है, ये जो हमारा क्या है, साउथ अटलांटिक मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एकदम पास, अर्थ के पास तक एक तरीके से ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा. तो आयोनाइज रेडिएशन ज़्यादा होगा, जो कि स्पेस क्राफ्ट इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो भी हमारे स्पेस क्राफ्ट है वहाँ पे क्या करेगा, रेडिएशन का इम्पैक्ट ज़्यादा जाएगा. तो उससे बचने के लिए, ठीक है, उससे बचना होगा. स्पाई और रिकॉनेसेंस सैटेलाइट, साउथ कोरिया ने पुट किया हुआ सेकंड मिलिट्री स्पाइस. ठीक है, सेकंड मिलिट्री स्पाई, जिसको कि क्या बोल रहा है, सेकंड मिलिट्री स्पाई को क्या बोल रहा है, रिकॉनेसेंस सैटेलाइट सक्सेसफुल इन द ऑर्बिट. ये स्पाई बेसिकली क्या है, या रिकॉनेसेंस सैटेलाइट बेसिकली क्या है, ये एक इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसके लिए है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट और सैटेलाइट है.
बस और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। स्पेस टूरिज़्म के बारे में आते हैं। स्पेस टूरिज़्म जैसे कि क्या होगा कि स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन, ठीक है, अनाउंस किया हुआ है कि गोपी थोटाकुरा विल बी द पार्ट ऑफ न्यू शेफर्ड 25 मिशन, NS-25 मिशन का पार्ट होगा। स्पेस टूरिज़्म के बारे में बात करते हैं तो ये कमर्शियल प्रैक्टिस है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल को जाएंगे स्पेस में रिक्रिएशनल, एडवेंचर और लीजर पर्पज़ के लिए। टाइप के बात करते हैं, सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल टाइप होते हैं। सब ऑर्बिटल में बेसिकली क्या होता है, इन इट पैसेंजर आर टेकन अवे बिटवीन 15 to 70 माइल्स अबव द अर्थ क्रॉसिंग द कारमन लाइन, ठीक है। कारमन लाइन बेसिकली क्या होता है, एक बाउंड्री 100 किलोमीटर की अबव द मीन सी लेवल से ऊपर होती है जो कि अर्थ को बॉर्डर करती है एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे होती है। ऑर्बिटल में बेसिकली क्या होता है, ऑर्बिटल में बेसिकली क्या होता है कि कार्बन लाइन से एक तरीके से ऊपर ले जाते हैं। तो दो एक तरीके से होता है स्पेस टूरिज्म, सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल में कहाँ तक जाएंगे, 50 से 70 माइल अबव द अर्थ, जिसमें कार्बन लाइन को क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। ऑर्बिटल में उससे थोड़ा सा सिग्निफिकेंट ऊपर ले जाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है हेल्थ से रिलेटेड। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।